स्वामी भारत भूषण के जीवन का संक्षिप्त विवरण। सच्चे ज्ञान और स्वाद से रहित एक युग में केवल कुछ चुनिंदा धन्य आत्माएं मानवता को उदासीनता, भ्रम और निराशा की गहराई से उभारने के लिए दिव्यता के साथ अटूट दृढ़ संकल्प के लिए जन्मती हैं। ऐसी है श्रद्धेय योग गुरु पद्मश्री भारत भूषण जी की असाधारण जीवन यात्रा, जिन्होंने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, चीन, जापान, ताइवान, सूरीनाम, मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका सहित 70 से अधिक देशों में योग की परिवर्तनकारी शिक्षाओं को फैलाने के लिए निडरता से एक मिशन शुरू किया। इस अदम्य दूरदर्शी ने वर्ष 1973 में सहारनपुर में मोक्षायतन अंतर्राष्ट्रीय योगाश्रम की स्थापना की, जो योग के प्रचार प्रसार के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। इंसान को जीवन में जो कुछ भी चाहिए, योग से सभी कुछ तो प्राप्त कर सकता है। हमें स्वास्थ्य चाहिए, आरोग्य चाहिए, शक्ति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, समृद्धि चाहिए, सुबुद्धि भी चाहिए। सब कुछ पाने के लिए योग, तो फिर आप ही क्यों उससे वंचित रहें। मेरे शहर सहारनपुर ने योग के क्षेत्र में बहुत काम किया। इसके अलावा वह ऋषिकेश में पवित्र गंगा किनारे आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित उत्तर प्रदेश सरकार और इंडिया टूरिज्म के वार्षिक आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के सपना दृष्टा गुरु और बाद में अध्यक्ष के सम्मानित पद पर बने रहे। स्वामी भारत भूषण योग के क्षेत्र में एक प्रख्यात प्रकाशमान विभूति ने अपने पूरे अस्तित्व को इस प्राचीन विद्या के गहन अभ्यास और पवित्र शिक्षाओं के लिए अथक रूप से समर्पित किया है। आध्यात्मिक झुकाव और ध्यान के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से प्रभावित इस तपस्वी आत्मा ने पहली बार 30 अप्रैल 1973 को अपने दिव्य उद्देश्यों को मोक्षायतन अंतर्राष्ट्रीय योग संस्थान के रूप में प्रकट किया। प्रारंभिक जीवन। 30 अप्रैल 1952 के पवित्र दिन पर जन्मी इस दिव्य विभूति ने अपने पूर्व जन्म से संचित से दिव्य योगिक ज्ञान का सार इस जन्म में भी धारण किया। अपने प्रारंभिक वर्षों से उन्होंने निस्वार्थ रूप से अपने पिछले जीवन में उन्हें दिया गया ज्ञान प्रदान किया, जो उन सभी को चकित कर दिया जो उनका आरंभिक काल देख पाने में भाग्यशाली थे। 6 वर्ष की अल्पायु में भी इस विलक्षण बालक ने सहजता से महर्षि पतंजलि के गहन योग सूत्रों का पाठ किया और योग की गूढ़ अनुभूतियों की झलक दिखा, जिसके साथ योग दर्शन उनके जीवन का पसंदीदा क्षेत्र बन गया। आइए स्वामी जी को सुने जब वे अपने बचपन के दिनों की यादों की गलियों में टहल रहे हैं और अपने विद्वान पिता से उन्हें विरासत में मिली वंशावली। मृत्यु से हम बहुत डरते हैं, पता नहीं कब आ जाए, क्योंकि ये सोचते हैं कि वो हमारे साथ नहीं रहती, कहीं से आएगी, हमें ले जाएगी, हमें बहुत पीड़ा देगी। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। वो तो पद प्रतिपद, श्वास प्रति श्वास हमारे साथ साथ चलती है, साथ रहती है। हम मृत्यु के साथ जीना सीख लेते हैं, क्योंकि मौत जब चाहे हमें दबोच ले, वो हमें मौका भी नहीं देती, नोटिस भी नहीं देती है। जगत चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। अपनी गहन आध्यात्मिक यात्राओं के बीच स्वामी भारत भूषण अपने जीवन के एक परिवर्तनकारी चरण में शरीर सौष्ठव के क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए। इस अनुशासन के पश्चिमी मूल की उपेक्षा करते हुए स्वामी जी ने खुद को केवल इसके सौंदर्यवादी आकर्षण तक ही सीमित नहीं रखा। इसके बजाय उन्होंने हनुमान जी की उल्लेखनीय गाथा से प्रेरित होकर आध्यात्मिक आयामों में गहराई से प्रवेश किया, जिन्होंने लक्ष्मण के जीवन को बचाने के लिए गंधमादन पर्वत को बहादुरी से दोया। अपने आप को तैयार करें, क्योंकि हम शरीर सौष्ठव के क्षेत्र में स्वामी जी की असाधारण यात्रा के विस्मयकारी खाते में खुद को डुबो देते हैं।
बॉडी बिल्डिंग में शुरुआत में नहीं गया, बल्कि मेरी जो योग यात्रा है वो उसका एक पड़ाव है। मतलब योग यात्रा जन्मजात है, पूर्व जन्म से मुझको मिली हुई है, और उसमें मैंने बॉडी बिल्डिंग में प्रयोग किया, क्योंकि मैं ऐसा सुनता आ रहा था कि बॉडी बिल्डिंग जो है वो भारतीय विद्या नहीं है, ये कला बाहर की है। तो इसलिए मैं कि वो देशभक्त घर में पैदा हुआ था, तो मुझे पाश्चात्य शैली, सभ्यता, भाषा, इनसे मुझे कोई बहुत ज़्यादा लगाव नहीं था, तो मुझे बॉडी बिल्डिंग से भी लगाव नहीं था। लेकिन फिर मैंने जब पढ़ा, जब अपने कहा कि शिक्षा में, तो पढ़ते हुए मैंने कादम्बरी पढ़ी बाणभट्ट की, और उसमें जो इसका एक नायक है चंद्रापीड़ राजकुमार है, तो उसके बारे में वहाँ लिखा था कि दश पुरुष संवहन योग्य न अयोदंडे न श्रमम अकरो, कि वो चंद्रापीड़ 10 लोगों द्वारा उठाए जाने लायक लोहे को उठा करके व्यायाम करता था। तो तब मुझे ये लगा कि ये तो अपने यहाँ का मामला है। फिर मैंने कैलाश पर्वत को कैसे उठा लिया रावण ने, मतलब उसका उदाहरण आया। फिर हनुमान जी का उदाहरण पढ़ते पढ़ते आया कि उन्होंने तो संजीवनी बूटी लाने की कोशिश में पूरा पहाड़ी उठा करके ले आए। तो हमने कहा ये तो अपनी कला है, तो इस पर देखते हैं काम करके। तो मैंने, और फिर बॉडी बिल्डर्स को जो मैं देखता था, तो ज़्यादातर निस्तेज आभा से आभा नहीं थी उनके ऊपर, मसल्स बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन व्यक्तित्व कमजोर थे। तो वो मुझे लगता था कि इसमें कुछ कमी है, तो मैं करता हूँ बॉडी बिल्डिंग। तो मैंने 10 साल बॉडी बिल्डिंग में ऐसे बिताए कि ईश्वरी कृपा से तो मैं प्योरली वेजिटेरियन, शाकाहारी लड़का, और साधारण भोजन में, कोई ऐसा नहीं कि 5 आदमियों का खाना एक आदमी खा रहा है, तो धरती पे बोझ है। तो इस तरीके से मैंने बॉडी बिल्डिंग की, और मैं 10 साल लगातार विश्वविद्यालय से लेकर के और राष्ट्रीय चैंपियनशिप तक सारी चैंपियनशिप में जीती। मैं कभी हारा नहीं, हारना शायद चरित्र में भी नहीं रहा, बस हार पहनता था। तो उसमें बॉडी बिल्डिंग में जो प्रयोग हुए, तो उससे ही फिर मेरा मॉन्ट्रियल से, अमेरिका से जो वर्ल्ड मैगजीन है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग की, उसमें मेरा चर्चा हुआ। जो उस समय के मिस्टर यूनिवर्स थे रॉबी रॉबिन्सन, और मिस्टर अमेरिका रोजर कैलर्ड, तो उनके साथ मेरा फ़ोटो, यानी पूरी मैगजीन में 3 लोगों का फ़ोटो लगा करके, ये कि भाई ये घास पात खाने वाला बॉडी बिल्डर है और आज दुनिया के स्टेज पर दिखाई देता है। तो ये अच्छा था। मतलब बॉडी बिल्डिंग का प्रयोग जो है वो ये रहा कि योग के बिना बॉडी बिल्डिंग पूरी नहीं हो सकती। तो इसको स्टेब्लिश कर किया, और उसके साथ ही फिर मोक्षायतन को स्थापित करने के बाद मन में आ गया कि हमारा जो शरीर है तो वो मोक्षाय है, भोगाय नहीं है, मोक्षायतन। तो ऐसा कुछ आए, और वो जो भाव मन में आया सुबह पूजा साधना के समय, वही नाम मैंने संस्थान का रख दिया, मोक्षायतन। ये शरीर मोक्ष के का साधन है, ये भोग का साधन नहीं है। तो उसमें फिर जो युवा वर्ग है विशेष रूप से उनको बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग दी गई, और उसके साथ साथ योग की गई। तो अक्सर ये कहावत थी भारत में, और अभी आम है ये, कि जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो बुद्धिमान नहीं होते, कहते हैं पहलवान की अकल जो है बुद्धि के पीछे रहती है। तो ऐसा कह देते हैं। तो हमने कहा ये तो गलत बात है। तो मोक्षायतन के जितने साधक निकले, तो वो जितना बड़ा एक्सेलेंस उनका बॉडी बिल्डिंग में था, योग साधना में था, उतना ही विशेष एक्सेलेंस उनका उनके बौद्धिक स्तर पर था। यानी उनका समग्र व्यक्तित्व का विकास करने में योग कैसे उपयोगी है, तो उसमें बॉडी बिल्डिंग में भी क्योंकि उपयोगी था, तो उसको लागू किया। और बॉडी बिल्डिंग आज भी मोक्षायतन योग संस्थान में जिम्नेजियम भी है, शायद दुनिया का अकेला योग संस्थान है जहाँ पर, यानी पाश्चात्य कहलाने वाली विद्या में उसे पाश्चात्य नहीं मानता, वो भी है और योग भी है। तो विभिन्न शालाएं जो हैं वो हमारे साथ चलती हैं। यानी आधार यही रहा कि हमारे पास व्यायामशाला होनी चाहिए, गौशाला होनी चाहिए, पाठशाला होनी चाहिए, और योगशाला यज्ञशाला होनी चाहिए। इस पर आधारित हमारी संस्कृति है। और मोक्षायतन योग संस्थान में इनको ही हमने लिया कि व्यायामशाला इसलिए कि बच्चे बलिष्ठ हों, गौशाला इसलिए कि उनको गाय का दूध मिले, उनको टिंड फूड ये सब न मिले। इसके साथ फिर पाठशाला इसलिए कि उनका शरीर ही नहीं
उनका बौद्धिक विकास भी बहुत अच्छा हो और फिर अंततः यज्ञशाला के जीवन जो है वो यज्ञ में होना चाहिए। जैसा कि गुरुजी के पिता द्वारा बताया गया था, यह उल्लेखनीय बच्चा अपने बचपन के दौरान सुबह 4 बजे शुभ घड़ी में जगेगा। यहाँ तक कि उनके पिता भी शारीरिक व्यायाम की इस स्वसंचालित दिनचर्या के पीछे एक कारण की था लेने में असमर्थ थे। 6 साल की उम्र में एक ठंडी सुबह गुरुजी के पिता उन्हें पास के बॉटेनिकल गार्डन में ले गए, जहाँ उनका सामना योग का अभ्यास करने वाले व्यक्तियों के एक समूह से हुआ। कौतूहलवश ये छोटा बच्चा उत्सुकता से उनके रैंकों में शामिल हो गया, विस्मय प्रेरक मुद्राओं का प्रदर्शन किया और एक असाधारण उपस्थिति का परिचय दिया। बाल प्रतिभा के पराक्रम से मुक्त प्रशिक्षक ने उसे पूरी कक्षा से परिचित कराते हुए कहा, देखो, एक सच्चे योगी का प्रतीक। उनकी क्षमता को पहचानते हुए प्रशिक्षक ने नवोदित भारत भूषण को अपनी आंतरिक शक्तियों को और विकसित करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम में संलग्न होने की सलाह दी। मासूम सादगी का परिचय देते हुए छोटे बच्चे ने जवाब दिया, नहीं, मैं इस तरह के अभ्यास से दूर रहूँगा क्योंकि मेरी गाय ने हाल ही में दूध देना बंद कर दिया है। शिक्षक और गुरुजी के पिता दोनों ही उसके निर्दोष रहस्योद्घाटन से चकित होकर खड़े रह गए। उस समय गुरुजी के पिता को इस गहन सत्य का एहसास हुआ कि उनका बच्चा अपने पिछले जन्म में एक प्रबुद्ध योगी रहा होगा। वर्षों बाद उन्हें वह ज्ञान मिला जिसने घोषणा की, बिना दूध के भस्त्रिका का अभ्यास कभी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने पाया कि 6 साल की उम्र में भी इस असाधारण बच्चे में महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों को पढ़ने की क्षमता थी। योग दर्शन इतनी कम उम्र में उनके चुने हुए विषय के रूप में काम कर रहा था। मोक्षायतन अंतर्राष्ट्रीय योगाश्रम की स्थापना 1973 में स्वामी भारत भूषण जी ने निडरता से पवित्र शहर सहारनपुर में मोक्षायतन अंतर्राष्ट्रीय योगाश्रम की नींव रखी, जहां पवित्र गंगा और यमुना हिमालय की राजसी टहलटी के नीचे बहती हैं। यह गहरा प्रयास केवल एक भव्य और लाभ संचालित आश्रम की स्थापना के बारे में नहीं था, नहीं इसका उद्देश्य कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। योग विद्या की पवित्र शिक्षाओं के माध्यम से मानव जाति के कष्टों को मिटाना, जिससे युवा पीढ़ी और वैश्विक आबादी को अद्वितीय आनंदमय चेतना का क्षेत्र प्रदान किया जा सके। इसका नाम मोक्षायतन अंतर्राष्ट्रीय योगाश्रम गुरुजी द्वारा जानबूझकर चुना गया था, क्योंकि उन्होंने घोषणा की थी कि यह आश्रम अंतिम गंतव्य नहीं है, बल्कि एक ऐसा मार्ग है जो पूर्णता और अज्ञानता के बंधनों से मुक्ति की ओर ले जाता है। उन्होंने जोरदार ढंग से घोषणा की, मोक्ष पूर्णता या मुक्ति की अंतिम स्थिति, आयतन विस्तार। यह रेखांकित करते हुए कि यह पवित्र आश्रम ऐसे क्रियाकलापों का केंद्र हो जो ज्ञान की ओर एक असीम विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है, जहां मन और आत्मा अज्ञानता की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने जोरदार जोर दिया मोक्ष मुक्ति के लिए तन, मानव शरीर, यह दोहराते हुए कि यह नश्वर शरीर मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक पोत के रूप में कार्य करता है, न कि क्षणभंगुर संवेदी सुखों को आत्मसमर्पण करने के लिए। पुरस्कार एक महत्वपूर्ण अवसर जब भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर आर वेंकटरमन ने भारत सरकार की ओर से योग के क्षेत्र में 1991 में पद्मश्री सम्मान उन्हें प्रदान किया। दुनिया में योग को यह पहला पद्म सम्मान था। लेकिन स्वामी जी की उपलब्धियां यही नहीं रुकी। योग के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान को 2014 में शिक्षा की सर्वोच्च मानद उपाधि दी लीट से सम्मानित किया गया था। योग के क्षेत्र में स्वामी जी के प्रभाव को न केवल देश बल्कि प्रसिद्ध संस्थानों ने भी स्वीकार किया है। श्रद्धेय स्वामी को एम्स और जी न्यूज़ से योग के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो उनकी अमूल्य सेवाओं और अद्वितीय विशेषज्ञता का प्रमाण है। इसका बहुत बड़ा संदेश इसमें जाता है कि मैं, क्योंकि ये मानता हूँ कि मेरी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं और इतना परिवार मानते हैं कि यत्र विश्वम भवत्येक नीड़ा,
यानी पूरा विश्व ही हमारा घोंसला है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। तो लेकिन उस समय योग को इतना ज़्यादा पहचान नहीं थी। हमारे जैसे सिर फिरे लोग साधना करते थे और उसका विस्तार लेने की कोशिश कर रहे थे। तो मेरे पास अमेरिका से एक दल आया हुआ था 19 लोगों का। तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की, वे जो कुछ भी देखा कि आप जैसा आदमी यहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, तो आप हमारे साथ अमेरिका में चलिए, वहाँ पर ऐसे करेंगे। तो मैंने कहा नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि मैं नालंदा विश्वविद्यालय के देश में हूँ और यहाँ की संस्कृति को सीखने के लिए लोग बाहर से आते रहे हैं। तो कितना अच्छा हो कि बाहर से लोग पढ़ने के लिए यहाँ आए। प्यासा जो है वो कुएँ के पास जाता है, कुआँ प्यासों के पास नहीं जाता, क्योंकि हम उसको ट्यूशन्स पढ़ाने में शौक नहीं है। तो बस ऐसे आया भाव। और फिर मैंने कहते ना कि आप एक अहम हो श्याम का भाव आया। जब परमात्मा का स्वरूप होता है ना भीतर, तो वो एक काम करा देता है। और अल्हड़पन का मेरा सपना था, लेकिन मैंने इस बारे में भारत सरकार में चर्चा की, टूरिज्म डिपार्टमेंट में चर्चा की और उनको ये बताया कि भारत में दुनिया को आकर्षित करने का आपके पास सबसे बड़ा टूल है योग। तो उन्होंने सर्वे कराया इसमें, और सर्वे कराने में पाया कि विदेशी टूरिस्ट जो भारत में आता है तो उसकी फर्स्ट जो चॉइस है वो योग और स्पिरिचुअलिज्म है। तो तब सरकार ने तय किया कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया जाए और उसकी जिम्मेदारी भारत भूषण जी को दी जाए। तो फर्स्ट इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल, यानी अब तो हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को तो सब जानते हैं, लेकिन बुनियाद में जो योग फेस्टिवल है वो जुड़ा हुआ है। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, और उसको हम इंटरनेशनल योगा वीक कहते थे पहले, फिर वो चलता रहा और हर साल मैं ही उसका मेंटर था, यानी गुरु के रूप में स्थापित किया और मुख्यतः योग संस्थान ही ट्रेनिंग देता था। तो उसमें लोग आते रहे विदेशों से और ट्रेनिंग ले करके जाते रहे। तो वहाँ पर जगह जगह सैलून्स, योगा स्टूडियोज, योगा सेंटर्स लोगों ने बनाए, योगा क्लिनिक्स। तो फिर ये लग रहा था कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव है इसका और विराट रूप हो जाए तो कैसा हो। तो एक दिन परमात्मा ने ये दिया कि इस देश को एक योगी प्रधानमंत्री दे दिया, नरेंद्र मोदी जी। तो बस फिर हमारा काम आगे उन्होंने संभाल लिया। स्वामी जी वह सरल योगी हैं जो नन्हे बच्चों को योग के गुण सिखाने में डूबे रहते हैं, जिनके योग सत्र में विश्व इतिहास में पहली बार 2 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इकट्ठा योगाभ्यास किया। जैसे जैसे हम स्वामी जी की विचारधाराओं में तल्लीन होते जाते हैं, वैसे वैसे हम इस बात की अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं कि वे इन सम्मानों और प्रशंसाओं को कैसे देखते हैं, जिन्होंने उनके शानदार जीवन को सुशोभित किया है। सत्य, सनातन, संस्कृति, वैदिक साहित्य, पौराणिकता और प्राचीन सभ्यता से जुड़ी रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए द हिंदू टुडे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए कृपया बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं।